नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और हम लोग आज बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, किसका योगदान भारतीय इतिहास में सर्वश्रेष्ठ देखने को मिलता है। 1861 में पहली बार कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की क्या की गई, स्थापना की गई। उसके बाद कनिंघम ने यहाँ पर खोज करना शुरू किया और काफी कुछ चीजें इसने खोजी, लेकिन कई सारी जानकारियां ये इकट्ठी करता है और कई सारी जानकारियों से ये भ्रमित हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि 1904 के अंदर सर जॉन मार्शल क्या करते हैं, भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के क्या बनते हैं, महानिदेशक बनते हैं। और इनकी खोज भारतीय इतिहास को ढूंढने में काफी अच्छी थी। मतलब प्राचीन जितने भी स्थल होते हैं उनको खोजने में इनकी रुचि काफी सर्वश्रेष्ठ देखने को मिलती है। आखिरकार होता क्या है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार भारत में क्या होना शुरू हो जाती है, खोज होना शुरू हो जाती है। इसीलिए 1921 में पहली बार खोज की जाती है। और कहां पर खोज की जाती है, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की जाती है। तो हड़प्पा नामक जो स्थल है उसकी खुदाई किसके नेतृत्व में की गई, दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई। उसके बाद में देखा गया कि हड़प्पा जो स्थल है उसमें जो बस्तियां मिलती हैं वो बस्तियां दूर दूर मिलती है। तो दयाराम साहनी ने इस बात का पता लगाया, जहां पर बस्तियां दूर दूर होती है वो गांव होता है, वो क्या होता है, गांव होता है। तो हड़प्पा सभ्यता को क्या घोषित कर दिया गया, ग्रामीण सभ्यता घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1922 के अंदर जो खोज होती है, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज होती है। और मोहनजोदड़ो को शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज जो करने वाले हैं वो कौन कौन करता है, राखलदास बनर्जी के निर्देशन में इसकी खोज होती है। राखलदास बनर्जी इसकी खोज करते हैं और खोज में पता लगाया गया कि यहाँ पर जो बस्तियां हैं, हम बस्तियों की बात करते हैं तो बस्तियां यहाँ पर क्या है, पास पास हैं। कैसी है, पास पास है। इसका मतलब जो बस्तियां पास पास होती है, ऐसी बस्तियां पास पास होती है वो होते हैं शहर। कहां क्या होते हैं, शहर। तो आखिरकार जो मोहनजोदड़ो है उसको क्या घोषित कर दिया गया, उसको शहरी सभ्यता घोषित कर दिया गया। बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के विस्तार की हम लोग बात कर लेते हैं। तो विस्तार कहां से कहां तक है, उत्तर में हम लोग बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्थल है मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है। उसके बाद हम लोग दक्षिण में बात करते हैं तो दक्षिणी जो स्थल है उसका नाम है देमाबाद। ये देमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है ये, महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। ये प्रवरा नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी मानी जाती है। आखिरकार हम लोग बात करते हैं पश्चिमी जो स्थल है, पश्चिमी स्थल इनका कौन सा है, सुतका गेंडोर। ये सुतका गेंडोर पड़ता है बलूचिस्तान में। कहां पड़ेगा ये, बलूचिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे, दाश नदी के किनारे। उसके बाद बात करते हैं इसका पूर्वी स्थल की। जब हम बात करने वाले हैं पूर्वी स्थल को हम लोग कहते हैं आलमगीरपुर। क्या कहते हैं, आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर वर्तमान में कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। और कौन सी नदी के किनारे है, ये हिंडन नदी के किनारे हैं। आखिरकार कई बार पूछा जाता है इस सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम से पूर्व की ओर जो विस्तार है कितने किलोमीटर लंबा है, 1600 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा उत्तर से लेकर दक्षिण की हम लोग बात करते हैं तो यह सभ्यता कितने किलोमीटर लंबी है, ये 1400 किलोमीटर लंबी है। तो काफी विस्तार क्षेत्र हमें देखने को मिलता है कि आज ये सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में देखने को हमें मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो बस्तियां हैं, कितनी बस्तियां अब तक ढूंढी जा चुकी हैं, तो लगभग 1500 बस्तियां अभी तक ढूंढी जा चुकी है, जिनकी खोज हो चुकी है। इनमें से 1500 बस्तियों की में हम लोग बात करते हैं तो भारत में अभी 925 या 917 की बस्ती आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये जो आंकड़े हैं एनसीईआरटी के अलग आंकड़े हैं, राष्ट्रीय बोर्ड के अलग आंकड़े हैं, आपको दोनों याद करने हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर कितनी बस्तियों की खोज की जा चुकी है, 475 बस्तियों की खोज की जा चुकी है। लगभग 481 बस्तियां आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अफगानिस्तान के अंदर 2 बस्तियों की खोज की जा चुकी है और 2 ही बस्तियां पे देखने को मिलती हैं, एक तो शुतुरगोही और एक मुंडीगौक। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के वो 5 बड़े नगर कौन से हैं जिनके बारे में हमें विस्तार क्षेत्र ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। तो 5 बड़े स्थल हैं, पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा धोलावीरा, चौथा राखीगढ़ी, पांचवा गनेरीवाल। ये मोहनजोदड़ो कहां पर है, वर्तमान में पाकिस्तान में है और लगभग 250 हेक्टेयर भूमि में ये फैला हुआ एक नगर था। तो पूछा गया कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो क्या ऑप्शन में आएगा, आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। उसके बाद हम बात करते हैं हड़प्पा है। हड़प्पा 150 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, ये भी पाकिस्तान में है। फिर बात करते हैं तीसरा स्थल कौन सा है, धोलावीरा। धोलावीरा ये कहां पर पड़ेगा, ये भारत में पड़ेगा और इसका विस्तार क्षेत्र कितना है, 100 हेक्टेयर भूमि में ये फैला हुआ है। फिर बात करते हैं कि राखीगढ़ी जो है वो भारत में पड़ेगा और इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया कितना होगा, 80 हेक्टेयर भूमि में ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गनेरी वाला। ये गनेरी वाला पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर और इसका विस्तार क्षेत्र है 80 हेक्टेयर भूमि के अंदर फैला हुआ है।
इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण बताइए। कई सारे नाम दे दिए जाते हैं और एक नाम पूछा जाता है इसमें से सही कौन सा है या इनमें से गलत कौन सा है। तो 5 इसके नाम स्थल दे रखे हैं। पहला हड़प्पा सभ्यता बोला गया, क्यों बोला गया? क्योंकि सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर खोजा गया, जो स्थल खोजा गया, वो कौन सा था? हड़प्पा था। और इसमें बस्तियां कैसी थी? दूर दूर थी। और दूर दूर बस्तियों के हिसाब से हमने क्या पता लगाया था कि जब बस्तियां दूर दूर होती है तो वो सभ्यता कैसी होती है? ग्रामीण सभ्यता होती है। आखिरकार हड़प्पा सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम ही क्या है? हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद में सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं क्यों? अधिकांश इसका जो विस्तार क्षेत्र जो था वो कहां पे था? सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलता है, उसकी सहायक नदियों के किनारे देखने को मिलता है, इसलिए सभ्यता का नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। फिर बात करते हैं तीसरा इसका नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती इसको बोला जाता है। चौथा है कांस्य युगीन सभ्यता। पहली बार तांबा और टिन मिलाकर कांस्य का निर्माण किया गया सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। पांचवा है प्रथम नगरीय क्रांति। पहली बार जो हमें नगर देखने को मिलते हैं मोहनजोदड़ो के रूप में ही देखने को मिलते हैं, उससे पहले वो नगर देखने को यहाँ पर नहीं मिलता। फिर हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो स्थल है, ज्यादातर हमें स्थल कहां से कहां तक देखने को मिलते हैं? तो ये हम लोग भारत की बात करते हैं। वर्तमान का जो भारत की बात करोगे तो ये वर्तमान का भारत आपको देखने को मिलेगा। यहां पर एक नदी है जिसको कहते हैं सिंधु नदी। ये सिंधु नदी तिब्बत से शुरू होकर ये भारत के जम्मू कश्मीर को पार करते हुए सीधी पाकिस्तान की ओर निकल जाती है। तो इस नदी के आसपास विस्तार रूप में ज्यादा ये देखने को मिलता है। किसका विस्तार देखने को मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है। इसलिए सिंधु नदी के कारण ही, ये कौन सी नदी है? ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी के कारण इसके सभ्यता का नामकरण क्या रख दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर बात करते हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश के आगे की ओर निकलते हैं तो यहाँ पर एक नदी आ रही है जो जिसका नाम है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी सीधे यहाँ आकर राजस्थान को पार करते हुए ये इस ओर गुजरात के ऊपर और राजस्थान के नीचे वाले इलाकों में यहाँ पर आकर ये यहाँ पर विलुप्त हो जाया करती थी। इसलिए ज्यादातर विस्तार यहाँ पर सरस्वती नदी के किनारे भी देखने को मिलता है। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? सिंधु सरस्वती सभ्यता। फिर हम लोग बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण की हम लोग बात करने वाले हैं, इसका काल निर्धारण क्या था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल इस सभ्यता के बारे में क्या कहते हैं? तो जॉन मार्शल सभ्यता के बारे में कहते हैं कि जॉन 3250 से 2750 बीसी के बीच में जॉन मार्शल मानते हैं कि ये सभ्यता किस कालखंड में रही होगी। तो जॉन मार्शल के अनुसार क्या है? 3250 से 2750 बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में सभ्यता गठित रही होगी। फिर बात करते हैं राजवली पांडे क्या कहते हैं? राजवली पांडे के अनुसार 4000 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट से लेकर 3500 बीसी बिफोर क्राइस्ट के बीच में सभ्यता पनपी और काफी समृद्ध मात्रा में फैली। इसके बाद हम बात करते हैं माधव स्वरूप वत्स की बात करते हैं। माधव स्वरूप वत्स कहते हैं कि ये सभ्यता 3500 बीसी के बीच में से और 2700 बीसी के बीच में रही। मतलब 3500 बीसी से लेकर 2700 बीसी के बीच में सभ्यता रही। किसके अनुसार? माधव स्वरूप वत्स के अनुसार। इसके बाद हम बात करते हैं अर्नेस्ट मैके की बात करते हैं। अर्नेस्ट मैके बोलते हैं ये सभ्यता 2800 ईसा पूर्व से लेकर बिफोर क्राइस्ट से लेकर 2500 बीसी के बीच में सभ्यता काफी पनपी और इस सभ्यता में कालखंड इसका रहा। फिर बात करते हैं मॉन्टिमर व्हीलर की बात करते हैं। व्हीलर एक प्रमुख अंग्रेज अधिकारी होगा और इसके अनुसार क्या होगा? 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी के बीच में सभ्यता यहाँ पर फली फूली। एनसीईआरटी के अनुसार 2500 बीसी से लेकर 1800 बीसी के बीच में सभ्यता काफी पनपी और काफी समृद्ध मात्रा में फैली। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार क्या है? 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में। तो सब विद्वानों को अलग अलग मत है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। इसके बाद हम बात करते हैं, एक मोटा आइडिया हम लोग लगा लेते हैं कि सभ्यता का प्राक सभ्यता क्या रही, पहले की सभ्यता क्या रही, बाद में सभ्यता क्या रही, तो क्या रहा होगा। तो पूर्व हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो 6000 बीसी के पहले जो सभ्यता है उसको हम क्या कह देते हैं? पूर्व हड़प्पा काल कह देते हैं। इसके बाद में प्राक हड़प्पा काल उसको कह देते हैं 3500 बीसी। जब ये सभ्यता स्टार्ट हुई, सभ्यता का प्रारंभिक काल को हम लोगों ने क्या कह दिया? प्राक हड़प्पा काल हमने कह दिया। तो वो हमने कब का माना है? 3500 बीसी के बीच का हमने माना है। परिपक्व हड़प्पा की बात करते हैं तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच का समय हम लोग मानते हैं कि सभ्यता फली पनपी और काफी समृद्ध मात्रा में देखने को मिली। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर हड़प्पा। जब इस सभ्यता खत्म हो गई, नष्ट हो गई, तो बात करते हैं 1500 बीसी के आसपास लगभग सभ्यता खत्म मानी जाती है।
अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं। प्रमुख स्थल काफी हैं, लेकिन उनमें हम लोग बात करते हैं, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा जो स्थल है हड़प्पा स्थल है, इसको अंदर खोज की बात करने वाले हैं। तो खोज किसने की थी? सबसे पहले दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1921 में इसकी खोज की गई थी। फिर बात करते हैं ये हड़प्पा जो स्थल है कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के पंजाब में मोंटेगोमरी जिला है और उसके पास में रावी नदी है, और रावी नदी के पास में सभ्यता स्थल है। कौन सा स्थल है? हड़प्पा स्थल है। फिर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं कि आखिरकार इसकी विशेषताएं किस प्रकार की रही हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, फिर पूछ लिया जाता है ये किस सभ्यता में देखने को मिलता है या ये विशेषता किस सभ्यता में देखने को मिली है। क्योंकि कई सारे स्थल है, हम लोग बात करते हैं 1500 के लगभग हमारे पास बस्तियां हैं, उसमें से मुख्य मुख्य बस्तियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उस बस्तियों का नाम दे देगा कि ये जो प्रमुख स्थल था किस बस्ती में या किस स्थल में देखने को मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषता है। तो बात करते हैं यह ग्रामीण सभ्यता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये ग्रामीण सभ्यता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो बस्तियां मिली है वो कैसे मिली है? दूर दूर मिली है। इसका मतलब जहां पर बस्तियां दूर दूर होती है वो सभ्यता कौन सी होती है? ग्रामीण सभ्यता ही मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बस्तियां क्या है? यहाँ पर बस्तियां दूर दूर देखने को मिली है। दूसरी बात क्या है? यहाँ पर कई सारी हमें मूर्तियां मिली है और वो मूर्तियों धोती पहने हुए दिखाया गया। बात करते हैं, एक बर्तन हमें यहां से मिला है और उस बर्तन पर मछुआरे का चित्र अंकित है। मतलब किसका चित्र अंकित है? मछुआरे का चित्र यहां पर अंकित है। पूछा गया एक ऐसा बर्तन हमें मिला है जिस पर मछुआरे का चित्र अंकित है, ये किस सभ्यता से संबंधित है या ये किस सभ्यता के स्थल से संबंधित है? तो क्या बोलोगे? हड़प्पा सभ्यता। फिर बात करते हैं, एक हमें देखने मिलता है शंख का बना हुआ एक बैल मिला है। तो शंख का बना हुआ जो बैल है वो हमें कहां से मिला है? वो हमें मिला है हड़प्पा सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार है वो दुर्ग के अंदर है। ये हो गया दुर्ग, और ये क्या हो गया? अन्नागार। किसके अंदर? मोहनजोदड़ो में। लेकिन बात करते हैं हड़प्पा की, तो ये दुर्ग हो गया। तो दुर्ग के बाहर क्या मिला है? अन्नागार देखने को मिला है। तो ध्यान रखना ये काफी बड़ी विशेषता है कि दुर्ग के बाहर अन्नागार देखने को मिला है। किस स्थल से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा का अन्नागार दुर्ग के बाहर स्थित है। इसके अलावा यहां से हमें क्या मिली है? मूर्ति मिली है। नटराज की आकृति वाली मूर्ति हमें देखने को मिली है जो स्लेटी चूने पत्थर से बनी हुई है। ये मूर्ति कहां से मिली है? ये मूर्ति मिली है हमें हड़प्पा सभ्यता से। फिर बात करते हैं छतरी से युक्त, एक छतरी है और छतरी से युक्त एक क्या मिला है हमें देखने को? एक तांबे की इक्का गाड़ी देखने को मिली है। एक तांबे की छोटी सी इक्का गाड़ी देखने को मिली है। वो कहां से मिली है? वो हड़प्पा सभ्यता से मिली है। फिर बात करते हैं हड़प्पा से जो मुहर पर पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्रण भी हमें देखने को मिला है। मतलब एक मुहर मिली है और मुहर में क्या दिखा के रखा हुआ है कि एक गरुड़ है और गरुड़ के पैरों में क्या है? सांप है। तो इस प्रकार की मुहर हमें कहां से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से मिली है। और यहीं से हमें कांसे का दर्पण भी देखने को मिला है। कितनी बड़ी विशेषता है कि कांसे का दर्पण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से देखने को मिला है? तो क्या बताना है? हड़प्पा सभ्यता। फिर बात करते हैं कि सिर के बल एक नग्न स्त्री का चित्र हमें देखने को मिला है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। शायद ये संभवतः पृथ्वी माता का चित्र रहा होगा। मतलब एक मूर्ति है और मूर्ति को उल्टा दिखाया गया है और वो मूर्ति नग्न है और किसकी है? स्त्री की है, और उसके गर्भ से, उसके पेट से एक पौधा निकले हुए दिखाया गया है। शायद ये पृथ्वी का चित्र रहा होगा। फिर बात करते हैं, यहां पर एक कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान में कई सारी कब्रें हैं। तो कब्रिस्तान के R37 जो नामक जो कब्र है, इसमें एक ताबूत मिला है। इसमें क्या मिला है हमें? एक ताबूत भी देखने को मिला है। कब्र के अंदर हमें क्या मिला है? ताबूत मिला है। कौन सी कब्र से? R37 नामक कब्र से क्या मिला है? ताबूत मिला है। फिर बात करते हैं हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेख युक्त हमें क्या मिली है? मोहरें मिली है। सिंपल सी बात है, पूछा गया कि सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मोहरें कहां से मिली हैं? तो क्या बताना है? हड़प्पा सभ्यता। यदि पूछा गया सबसे ज्यादा मोहरें कहां से मिली हैं, तो वो बताना है मोहनजोदड़ो। क्या बताना है? मोहनजोदड़ो। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक जो मोहरें हैं वो तो हमें कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मतलब लिखी हुई जो मोहरें हैं वो कहां से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से। फिर बात करते हैं
हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा पर खरगोश का चित्रण भी देखने को मिला है। हमें एक मुद्रा मिली है और उस मुद्रा पर क्या मिला है, खरगोश का चित्रण देखने को मिला है। पूछा गया कि एक ऐसी मुद्रा जिस पर खरगोश का चित्रण है, ऐसी मुद्रा हमें कहां से मिली है, हड़प्पा सभ्यता से। फिर बात करते हैं हड़प्पा से मिली मूर्तियों में कि गले में और कंधे में क्या है, छेद है। ध्यान रखना, गले और कंधे के अंदर क्या है, छेद है। और इस प्रकार का ज्ञान हमें कहां से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से।